छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में रह रहे प्रदेश के लोगों की मदद के लिए नियुक्त किया नोडल अधिकारी। हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 175 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना के तहत कोरिया जिले में श्रमिकों के पंजीयन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। और बच्चों में सुनने की दक्षता और कल्पनाशीलता बढ़ाने प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में आज से शुरू हुआ कहानी उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने यूक्रेन में रह रहे प्रदेश के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संपर्क अधिकारी गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री मिश्र से दूरभाष नंबर 011-461-56000, मोबाइल नंबर 9997060999 और फैक्स क्रमांक 011-461-56030 पर संपर्क किया जा सकता है। इस बीच एयर इंडिया आज और 24 तथा 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानें संचालित करेगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि लगातार बढ़ते तनाव और अनिश्चितता को देखते हुए कुछ अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। दूतावास ने एक परामर्श जारी करके कहा है कि कीव से दिल्ली के लिए 25 और 27 फरवरी तथा 6 मार्च को उड़ानें संचालित की जाएंगी। ये भी कहा गया है कि अभी एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज सहित कई एयरलाइंस यूक्रेन और भारत के बीच उड़ानें संचालित कर रही हैं। इन एयरलाइंस की उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग उनके कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के जरिए कराई जा सकती है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 35,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.38% है। कल 34,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 4,21,58,510 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय 1,81,075 लोगों का उपचार चल रहा है। दैनिक संक्रमण दर 1.24% और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.98% है। कल कोविड से 235 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 76 करोड़ 12 लाख से अधिक जांच हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 264 मरीजों की पहचान हुई। वर्तमान में 2,887 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.91% है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 19,296 प्रकरणों पर 96 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। कोविड से हुई मृत्यु के लिए रायपुर जिले में सर्वाधिक 14 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि भुगतान की गई है। वहीं राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 3,75,41,637 लोगों ने टीके लगवा लिए हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में 100% लोगों को कोविड टीका लगाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय टीका महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल के बच्चों को प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी बूस्टर डोज का टीका लगाया जाएगा। टीका महाअभियान के बारे में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर N.K. मंडपे का कहना है कि बच्चों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से टीका महाअभियान चलाया जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत श्रमिकों का ई श्रम पंजीयन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में ई श्रम पंजीयन के लिए श्रमिकों को खास तौर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के बारे में श्रम निरीक्षक मुकेश कुमार राठौर ने बताया कि ई पंजीयन कराने से श्रमिकों को बीमा का लाभ मिलेगा। कोरिया जिले में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में 1,49,537 आज दिनांक तक ई श्रम का पंजीयन हो चुका है। 28/2/2022 तक विशेष ई श्रम का पंजीयन किया जा रहा है। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ हितग्राही अपने निकट के चॉइस सेंटर में जाके अपना पंजीयन करा सकते हैं। ई श्रम पंजीयन कराने से उनको अभी बीमा का लाभ मिल रहा है। आगामी ई श्रम पंजीयन होने के बाद विशेष योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं ई श्रम कार्ड के बारे में हितग्राही ने बताया कि केंद्र सरकार की ये योजना उनके लिए लाभपूर्ण है। मेरा ई श्रमिक पंजीयन अभी तत्काल बनाया गया है। यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरे को अगर कुछ हो जाने पर नॉमिनी के रूप में मेरी पत्नी का नाम दर्ज है, उनको 2 लाख रुपए का कवरेज बीमा मिलेगा। यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। गौरतलब है कि भारत सरकार की ई श्रम कार्ड योजना में पंजीबद्ध किए जा रहे श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के साथ ही बीमा का लाभ भी मिल सकेगा। प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई से 15 जून तक रहेगा। राज्य शासन ने शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई से 15 जून तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। वहीं आगामी शैक्षणिक सत्र 1 मई से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के लिए प्रारंभ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पूर्व में 46 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक निर्धारित था। आज प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में कहानी उत्सव की शुरुआत की गई। इसके जरिए मूलभूत साक्षरता के विकास के लिए बच्चों के श्रवण कौशल और कल्पनाशीलता को कहानी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के सभी 585 प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक स्कूल पुलगांव और विवेकानंद नगर शासकीय प्राथमिक स्कूल में आयोजित किया गया, जहां बुजुर्गों ने बच्चों को उनकी मातृभाषा में कहानी सुनाई। इस बारे में समग्र शिक्षा के नोडल अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि कहानी सुनने से बच्चों में श्रवण कौशल को बढ़ावा मिलता है। कहानी वास्तव में एक शिक्षण का माध्यम है, जिसमें एक रचनात्मकता होती है और बच्चे बहुत अच्छे श्रोता बनते हैं। और कहानी जैसे जैसे कहानी चलती है, बच्चे नायक की भूमिका में स्वयं को कल्पना करते हैं और एक कल्पनाशीलता उनमें आती है। समुदाय में जो चुप्पी है उसको तोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है और इस कहानी के माध्यम से ही बच्चे जो हैं रचनात्मक चित्रकार बन सकते हैं। इसलिए आज शासन के निर्देश पर प्राथमिक शालाओं में जो बड़े बुजुर्ग गण हैं, माता पिता हैं, उनके द्वारा बच्चों को कहानी सुनाने का आयोजन दुर्ग जिले में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के स्कूलों में मनाए जा रहे कहानी उत्सव से बच्चों में सुनने की दक्षता और कल्पनाशीलता का भी विकास होगा। अब कुछ खबरें जिलों से। बिलासपुर जिले के तारबहार में पिछले दिनों हुए एक सड़क हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी और 8 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मजदूरों के इलाज और मृत महिला मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर शनिचरी बाजार और रपटा में काफी तादाद में मजदूर एकत्रित हुए और चक्का जाम कर दिया। इससे वहां वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस अधिकारियों और तहसीलदार की समझाइश के बाद मजदूर मुख्य मार्ग से हटे।
बेमेतरा जिले का ग्राम राखी में गौठान मेला, शहर कृषक संगोष्ठी और केला तना रेशा उत्पादन इकाई का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उद्घाटन किया। उन्होंने ग्राम भैंसामुड़ा में दाल प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि राखी में महिला स्व सहायता समूह द्वारा केला तना से रेशा उत्पादन और भैंसामुड़ा में दाल प्रसंस्करण इकाई बनने से इन उत्पादों के विपणन की समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दाल प्रसंस्करण इकाई लगने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में दाल की खपत होगी। वहीं गौठानों में तेल पेराई मशीन भी लगाई जाएगी, जिससे लोगों को गांव में रोजगार मिल सकेगा। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक बी.एन. मीणा की पहल पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मीणा ने उल्लेखनीय कार्य साइबर सेल के अधिकारियों, कर्मचारियों, पिंक गश्त के माध्यम से कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और डायल 112 में तैनात कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रायपुर पुलिस की नारकोटिक सेल ने 2 अंतर्राज्यीय तस्कर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वे ओडिशा से ब्राउन शुगर, नशीली टैबलेट और गांजा लेकर रायपुर में खपाते थे। इस बारे में रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा ने बताया कि इन आरोपियों के पास से 10 प्रतिबंधित टैबलेट के साथ ही ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया है। श्री छाबड़ा ने बताया कि जब्त नशीली सामग्री की कीमत करीब 11.5 लाख रुपए है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी के बारे में। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गयी। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गयी। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।